बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम आज आदिवासी आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, अर्थात सरल जनजातीय और जटिल समाजों की आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, उसका अर्थ व परिभाषा का अध्ययन करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। देखिए, मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। बिना इनको प्राप्त किए मनुष्य का जीवित रहना कठिन हो जाएगा और उसका सामाजिक जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के दौरान उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न अर्थव्यवस्था को जन्म देते हैं। वह प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्ट की हुई वस्तु का क्या करता है, उपभोग करता है। परंतु देखिए, उत्पादन का कार्य सदैव अकेला व्यक्ति ही नहीं करता, बल्कि इसमें अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता भी होती है। उत्पादन में भाग देने वालों में भी उत्पादित वस्तु या श्रम के मूल्य का वितरण करना पड़ता है। सभी वस्तुओं का उत्पादन भी एक या कुछ व्यक्तियों द्वारा नहीं होता, अतः वह अपने द्वारा उत्पादित वस्तु दूसरे लोगों को देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु लेता है, अर्थात विनिमय की प्रथा पाई जाती है। इस प्रकार से उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण मिलकर मनुष्य के आर्थिक जीवन को क्रियाशील बनाते हैं और एक अर्थव्यवस्था को जन्म देते हैं। इस संबंध में ओकबर्न व निमकोफ लिखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का अर्थ कमाने की व्यवस्था और पैसा खर्च करने से है। मेकाइव पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखते हैं कि आर्थिक संस्थाओं का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण है एवं प्रतिस्पर्धा ही की कार्य पद्धतियों और विनिमय में मोल भाव करने से है। बिल्स व हायर के मतानुसार आर्थिक संगठन व्यवहारों के प्रतिमान हैं तथा समाज का वह परिणाम स्वरूप संगठन है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित है। बोहनन ने अपनी पुस्तक सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि सामाजिक समूह और मानव की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्रोतों, प्रविधियों और कार्य को संगठित करने का जो तरीका है उसे ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लूसी मेयर अपनी पुस्तक सोशल नरविज्ञान की भूमिका में लिखते हैं कि अर्थव्यवस्था का संबंध उन कार्यकलापों से है जिनसे लोग अपने साधन, भौतिक और अभौतिक दोनों की व्यवस्था करते हैं और उनके विभिन्न उपयोगों में से कुछ को चुनते हैं ताकि प्रतिद्वंदी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का आवंटन कर सके। रेमंड पर्थ लिखते हैं कि यह मानव कार्यकलापों का विस्तृत क्षेत्र है जिसका संबंध साधनों के परिसीमित उपयोग और संगठन से है। इस प्रकार मनुष्य विवेक द्वारा आवश्यकताओं से तारतम्य स्थापित करता है। ये जो उपयुक्त सभी परिभाषाएं हैं, इनसे ये हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसके लिए उसे कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। प्रयत्नों के दौरान वह अनेक साधनों का प्रयोग करता है।
ये साधन क्या होंगे? ये प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति दोनों ही के द्वारा निर्धारित होते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलियन जनजातियों और कैलिफोर्निया के इंडियन ओखेट और जंगली फल फूल के द्वारा ही जीवन निर्वाह करते हैं। उन्हें पशुपालन या कृषि का ज्ञान नहीं है। पश्चिमी सूडान में बेडुइन अरब पशुपालन करते हैं। इस प्रकार पर्यावरण में अर्थव्यवस्था को निर्धारित किया है, पर दूसरी ओर संस्कृति की आर्थिक संगठन को भी प्रभावित करती है। प्रकृति एवं संस्कृति ने मानव के भौतिक साधनों को निश्चित किया है। ये साधन ही मानव के पास सीमित है और उनकी आवश्यकताएं अनंत हैं। किंतु किन आवश्यकताओं की पूर्ति वह पहले करेगा, किन को कुछ समय के लिए स्थगित करेगा, वह भविष्य में पूरी होने के लिए छोड़ देगा, इसका निर्धारण मानव अपने विवेक व साधनों की उपलब्धि के आधार पर करता है। उपभोग, विनिमय, उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया भी पर्यावरण एवं संस्कृति दोनों के द्वारा ही निर्धारित होती है और ये सब मिलकर मानव के आर्थिक संगठन को जन्म देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य की अनेकानेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव पर्यावरण का दोहन करता है और दोहन के साधन उसे अपनी संस्कृति से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पर्यावरण व संस्कृति की अंतःक्रिया ही आर्थिक संगठन को जन्म देती है। जब हम आर्थिक संगठन की विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए, आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में आदिम समाजों में आर्थिक क्रियाएं प्रमुख रूप से शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए की जाती हैं। अतः उनकी अर्थव्यवस्था को निर्वाह अर्थव्यवस्था कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आदिम अर्थव्यवस्था को क्या क्या कहा जाता है? निर्वाह अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि आदिम मनुष्य है, वह अपनी शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करता है? बचत करने के लिए अर्थव्यवस्था का प्रयोग नहीं करता। उनकी मुख्य समस्या है उदरपूर्ति या पेट को भरना है जीवित रहने के लिए। इसके लिए उन्होंने प्रकृति से संघर्ष रहना होता है। हमारी तरह उनमें उत्पादन और उपभोग करने वाले स्पष्ट भिन्न भिन्न समूह नहीं है। वहां परिवार की उत्पादन व उपभोग करने वाली इकाइयां हैं। परिवार ही अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। आधुनिक अर्थव्यवस्था की तरह उनमें नियोजित अर्थव्यवस्था नहीं होती। यदि आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की बात करते तो पहली विशेषता है कि इनका तकनीकी ज्ञान और स्तर बहुत ही निम्न है। अनुकूल जलवायु, वनस्पति और प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता होने पर भी साधनों की सीमितता के कारण एवं ज्ञान के अभाव में वे उनका सीमित लाभ ही उठा सकते हैं। वे लोग भरण पोषण की न्यूनतम आवश्यकताएं भी काफी कठिनाई से पूरा कर पाते हैं। प्रतिदिन या मौसम भर खाद्य संग्रह में लगे रहते हैं और अधिकांश समय कठिनाइयों का सामना करते हैं। भूख के खतरे का बना रहना आदिम अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। आदिम आर्थिक व्यवस्था की हम अगली विशेषता का अध्ययन करें तो देखिए, ये लोग भविष्य के लिए बचाकर रखने या संग्रह करने की प्रवृत्ति से मुक्त हैं। यदि वे कुछ एकत्रित भी करते हैं तो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना नहीं जानते। उत्तरी रोडेशिया की बेम्बा जाति फल और अनाज जमा कर लेती है, परंतु गर्मी, नमी और दिमक उन्हें नष्ट कर देती है। टिकोपिया के लोग मछली साफ करना नहीं जानते थे। पशुपालक अपने पशुओं की रक्षा रोगों से नहीं कर पाते। उत्पादन के भावी जरूरतों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, अतः संग्रह की कठिनाई आती है। एस्किमो लोग सील मछली का मांस खाते हैं। उसकी चर्बी से ईंधन और रोशनी का काम लेते हैं। सील मछली के चमड़े से वस्त्र एवं तंबू बनाते हैं और सील मछली की मांसपेशियों से धागे का काम लेते हैं। सील मछली की हड्डियां औजार बनाने के काम आती हैं।
दक्षिण सूडान के पशुपालक न्यूर पशुओं की सहायता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। थोड़े से आर्थिक साधनों पर अत्यधिक बल देने के कारण आर्थिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। प्रश्न पूछा जाता है कि एस्किमो लोग अपना जीवन यापन किस आधार पर करते हैं? तो सील मछली के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। और जो दक्षिण सूडान की न्यूर जनजाति है वह पशुपालन के द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसकी अगली विशेषता है कि यातायात के साधनों के अभाव के कारण अनाज और वस्तुओं के संग्रह में तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है। अतः इनकी आर्थिक क्रियाएं एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं। इनकी अगली विशेषता कि इन लोगों में आधुनिक समाजों की तरह मुद्रा और बाजार की व्यवस्था नहीं होती। अधिकांशतः उनका विनिमय वस्तु विनिमय के द्वारा प्रचलित है। ये लोग मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति इन लोगों में नहीं पाई जाती तथा उत्पादन और वितरण की तुलना में विनिमय पर कम बल दिया जाता है, क्योंकि सामूहिक रूप से जो कुछ उत्पादन किया जाता है उसका समान वितरण कर दिया जाता है। इन लोगों की अगली विशेषता है कि आदिम लोगों की अगली आर्थिक विशेषता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों में कोई भेद नहीं होता। उनके मालिक और नौकर के संबंध नहीं पाए जाते। उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रियाएं त्योहारों या उत्सवों में मिली गुली हुई है। आदिम अर्थव्यवस्था का अगला विशेषता है कि उत्पादन के दौरान आदिम लोग अनेक धार्मिक और जादुई क्रियाएं करते हैं। उनका विश्वास है कि जादुई क्रियाएं और धार्मिक क्रियाओं से उत्पादन बढ़ता है और आर्थिक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। ट्रोबेंडिया द्वीपवासी मछली मारने व शिकार करने जाने पर अनेक धार्मिक क्रियाएं व जादुई क्रियाएं करते हैं। आदिम लोगों में नित्य प्रति आविष्कार, नवाचार और परिवर्तन कम ही होते हैं, अतः वहां स्थिरता अधिक पाई जाती है। इसलिए आर्थिक समरूपता भी इन लोगों में पाई जाती है। आदिम लोग हमारी तरह विशेषज्ञ नहीं होते, नहीं विशेषीकरण पाया जाता है। वहां हर व्यक्ति थोड़ा बहुत सभी तरह का काम जानता है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही प्रकार की संपत्ति इन लोगों में देखने को मिलती है। परिवार ही उत्पादन करने वाली आधारभूत इकाई होता है। आदिम आर्थिक व्यवस्था का अगली विशेषता की आदिम अर्थव्यवस्था में उपहार का विशेष महत्व पाया जाता है। यह विनिमय का एक माध्यम है। एक व्यक्ति के पास जब किसी वस्तु की अधिकता होती है तो वह दूसरों को उपहार प्रदान करता है। अतिथि सत्कार का भी आदिम आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इन लोगों में यह हिसाब नहीं लगाया जाता कि किसने कितना श्रम किया और किसने किस आधार पर अपना वितरण किया। बुशमैन जनजाति में शिकार चाहे कोई भी करे, परंतु मांस का वितरण एक निश्चित नियम द्वारा ही होता है। मुखिया विवाहित युवकों में अलग अलग हिस्से तय होते हैं। वहां मजदूरी नहीं होती। इनमें श्रम के पुरस्कार के बजाय हैसियत के अनुसार उत्पादित वस्तुओं का विभाजन पाया जाता है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार सभी को है। आधुनिक अर्थव्यवस्था की तरह आदिम अर्थव्यवस्था में राजनीतिक शक्ति का आर्थिक नियंत्रण से कोई संबंध नहीं है। इनमें कर वसूली, बाजार, मुद्रा, यातायात आदि की अर्थव्यवस्था करना राजनीतिक व्यवस्था का कार्य नहीं है। इस प्रकार आदिम अर्थव्यवस्था प्रारंभिक और सरल प्रकार की है। यह आदिम अर्थव्यवस्था की अर्थ व विशेषताएं हैं। धन्यवाद।